ऐसे ही का तमाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से आज की खबरों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि आज खबरें कौन सी हैं जो मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत आज होगी डिजिटल करेंसी से। कैसे काम करेगी आरबीआई की डिजिटल करेंसी? भारत चीन व्यापार में कौन क्या छिपा रहा? क्यों फीकी पड़ी स्टील कंपनियों की चमक? इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे छोटे कर्ज लेने वाले? रूस ने कर ली तेल की कैपिंग से लड़ने की तैयारी और शुरू हुआ ट्विटर का मस्क काल। मस्क के आते ही ट्विटर में बहुत कुछ बदल रहा है। क्या बदल रहा है, आगे क्या क्या बदल सकता है, ये सब कुछ आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत जीएम सरसों से। जीएम सरसों को टेक्निकल कमेटी से मंजूरी के बाद अब इसके फील्ड ट्रायल का रास्ता साफ हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो इसी रबी सीजन से जीएम सरसों के फील्ड ट्रायल शुरू हो सकते हैं। हाल ही में टेक्निकल कमेटी ने जीएम सरसों को पर्यावरण मंजूरी दी है। फील्ड ट्रायल के बाद जीएम सरसों को कमर्शियल इस्तेमाल की मंजूरी मिलेगी और माना जा रहा है कि 3 साल के बाद इसके कमर्शियल ट्रायल को मंजूरी मिल सकती है। सर, ये जो फील्ड ट्रायल शुरू होंगे, इससे पहले टेक्निकल ट्रायल हुए होंगे, उनके नतीजे क्या हैं, क्या बताते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप का यह पहला प्रयोग भारत में अब धीमे धीमे प्रयोगशालाओं से निकलकर खेतों में पहुंचने वाला है। और जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि भारत में पहली फूड क्रॉप होगी जीएम या जेनेटिकली मॉडिफाइड या आनुवंशिकी तौर पर उत्पादन बढ़ाने वाली तकनीकों की वाली फसल, जिस पर भारत में पिछला 15 साल काफ़ी बड़े विवादों का साल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी दखल में रहा था और सरकार को ये ट्रायल रोकने पड़े थे। अब इस बात की तैयारी है कि इसके कमर्शियल ट्रायल्स की बात शुरू की जाए। जो फील्ड ट्रायल्स हुए थे पिछले 3 साल में 8 जगहों पर शुरू में ट्रायल हुए थे, जिसमें जो जिस किस्म का प्रयोग किया गया था वो DMH11 है, जिस बीज का इस्तेमाल किया गया था सरसों का। और ये पाया गया था कि राजस्थान के भरतपुर में जहाँ इसका ट्रायल हुआ था, वहाँ जो एवरेज यील्ड थी वो सामान्य यील्ड से करीब करीब 28% ज़्यादा थी। जो सामान्य यील्ड वरुणा जिस यील्ड का इस्तेमाल, जिस बीज का या जिस किस्म का इस्तेमाल किया जाता है सरसों की खेती में, उससे 28% से ज़्यादा की यील्ड थी। जबकि कुछ इलाकों में इसकी यील्ड लगभग 2.5 टन तक, 1.5 टन के औसत के बजाय 2.5 टन औसत तक जाने का संकेत शुरुआती फील्ड ट्रायल में मिला था। ये माना जा रहा है कि लगभग 28 से 30% अतिरिक्त उपज जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के साथ के इस्तेमाल के साथ मिल सकती है। अब जब कमर्शियल ट्रायल शुरू होंगे तो उनको 3 साल लगेगा और जो कृषि मंत्रालय की वैज्ञानिक कमेटी, उसका कहना यह है कि कुछ इलाकों में ये फील्ड ट्रायल इसी रबी मौसम से शुरू हो जाएंगे। मंगलवार को आरबीआई दुनिया के उन चुनिंदा सेंट्रल बैंकों में शामिल हो गया जिनकी अपनी खुद की डिजिटल करेंसी है। डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है और इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन के लिए किया जाएगा। रिटेलर्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 महीने के अंदर की जाएगी। होलसेल में डिजिटल रुपए में ट्रांजैक्शन के लिए जिन 9 बैंकों को चुना गया उनमें SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट और HSBC शामिल हैं। आरबीआई का मानना है कि डिजिटल रुपए में कामकाज से दूसरे देशों में लेन देन करने में और इंटर बैंकिंग यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में जो लेन देन होंगे, इसमें दक्षता आएगी। सर, कहा गया कि अभी होलसेल करेंसी आई है, रिटेल थोड़े दिन बाद आएगी, क्या अंतर है दोनों में? यही एक तरीके का रोड मैप था जिसका संकेत रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर अपना जो चर्चा पत्र जारी किया था और उसके बाद जो मसौदा सामने रखा था उसमें संकेत दिया था। रिटेल करेंसी वो है जिसमें हम और आप सामान्य रूप से डिजिटल रुपए से भुगतान कर सकें। डिजिटल ट्रांजेक्शन करना और डिजिटल रुपए में बुनियादी रूप से फ़र्क है। डिजिटल ट्रांजेक्शन का मतलब है कि अपने पैसे को डिजिटल माध्यम से आप किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में, खाते में, दुकान पर खरीद करते समय भेज सकते हैं। पर डिजिटल रूपी इससे एक अलग एंटिटी है। ये रुपए के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे पेमेंट कर पाएंगे। इसका क्या आर्किटेक्चर होगा, क्या फॉर्मेट होगा, इस पर दुनिया में बहुत सारी बहसें और बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं। भारत में भी अभी इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है। जो दूसरी चीज़ जिसका रिजर्व बैंक ने कल से ट्रायल शुरू किया वो होलसेल ट्रांजैक्शन है, जिसको कि CBDCW कहा जाता है होलसेल का। इसमें भी रिजर्व बैंक ने पायलट शुरू किया है 9 बैंकों के साथ, पर अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये ट्रांजैक्शंस बैंकों के अपने कामकाज में कैसे फिगर होंगे और कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि बैंकों के आमतौर पर जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन या होलसेल ट्रांजैक्शंस हैं वो पूंजी का एक खाते से दूसरे खाते में डिजिटल हस्तांतरण के तौर पर ही होता है। एक बैंक अगर दूसरे बैंक को पैसा देता है या निवेश करता है,
इसके लिए कुछ नियम है रिजर्व बैंक के जिनके आधार पर एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, अपने अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं, चेक क्लियर करते हैं, उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनमें ये जो सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी ये कैसे फिगर होगी? ये उस ओवरऑल लिक्विडिटी का हिस्सा होगी या उस लिक्विडिटी से बाहर होगी? क्या अतिरिक्त लिक्विडिटी का पार्ट होगी या बैंकों में जो भारत में हर हफ्ते एक लिक्विडिटी की रिपोर्ट आती है वो कहाँ दिखाई देगी? ये देखना दिलचस्प होगा। तो इसके बाद जब रिजर्व बैंक की मनी सप्लाई की रिपोर्ट्स हमारे सामने आना शुरू होंगी तब हम शायद ये समझ पाएंगे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को टोटल मनी सप्लाई के स्ट्रक्चर में, मुद्रा आपूर्ति के ढांचे में कैसे फिगर किया गया और इसे कैसे जोड़ा गया है। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत कर दी है और ये कोई भ्रम की बात नहीं है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग चीज़ है। ये केंद्र सरकार भारत की अपनी सॉवरेन करेंसी है। ये रुपए का डिजिटल संस्करण है। क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट और कोऑपरेटिव करेंसीज हैं। चीन से आयात होने वाले सामान की भारतीय आयातक शायद सही से जानकारी नहीं देते और सरकार को अरबों रुपए के टैक्स की चपत लगाते हैं। ये आशंका तब उठी है जब भारत और चीन के बीच हुए व्यापार को लेकर दोनों देशों के आंकड़ों में भारी अंतर पाया गया है। चीन की तरफ से ये आंकड़े देखें तो चीन के कस्टम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस साल जनवरी से सितंबर के दौरान भारत और चीन के बीच 103 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें करीब 90 अरब डॉलर का सामान चीन से भारत आया और 14 अरब डॉलर का सामान भारत से चीन गया। लेकिन भारत सरकार की तरफ से जब आप ये आंकड़े देखें, उनके आधिकारिक आंकड़े ये बताते हैं कि जनवरी से सितंबर के दौरान भारत और चीन के बीच कुल 91 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें करीब 80 अरब डॉलर का सामान चीन से भारत आया और 12 अरब डॉलर का सामान ही भारत ने निर्यात किया। दोनों देशों के आंकड़े के बीच 12 अरब डॉलर का अंतर है। सर, ये अंतर क्यों है? अब यहाँ से भारत के और चीन के कारोबार के बीच में जो निर्यातकों की तरफ से अक्सर की जाने वाली अंडर इनवाइसिंग है, उसका मामला निकलकर सामने आता है। इस पर जांच और पड़ताल चल रही है और जो आंकड़े दिख रहे हैं उन आंकड़ों के आधार पर शायद सरकार इस पर आगे जांच करेगी। सब माना जा रहा है कि चीन से आयात करने के मामले में जितना चीन से आयात किया गया उसको यहाँ प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं किया गया और ये शायद आयातकों ने इसलिए किया क्योंकि उससे उनको ड्यूटी में बचत हो सकती थी, जो कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी। ठीक उसी तरह से भारत से निर्यात को भी अंडर रिपोर्ट किया गया। अभी ये स्पष्ट नहीं है क्योंकि भारत का जो कस्टम आंकड़ा विभाग है वो अपने आंकड़ों को सही मान रहा है और चीन के कस्टम डिपार्टमेंट के जो आंकड़े जिसके आधार पर भारत और चीन के व्यापार के आंकड़ों की तुलना में ये 12 बिलियन डॉलर का अंतर पाया गया, वो भी उसे सही मान रहे हैं। तो ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि अंडर इनवाइसिंग का दोनों तरफ से आयातकों की तरफ से भी और निर्यात की तरफ से भी ये अंडर इनवाइसिंग का या सही ढंग से कीमत डिक्लेयर करने का ना डिक्लेयर करने का मामला है। और ऐसा आमतौर पर कार ट्रेडर इसलिए करते हैं जब उन्हें अपने आयात पर किसी तरीके की ड्यूटी बचानी होती है। लेकिन ये डिस्क्रिपेंसी जो दिख रही है या ये जो अंतर्विरोध दिख रहा है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा 12 बिलियन डॉलर के आसपास का कारोबार शामिल है। शायद आने वाले समय में सरकार इस मामले में स्थिति और स्पष्ट करेगी। केंद्र सरकार ने इस साल कस्टम और एक्साइज टैक्स से जितनी कमाई का लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए की कमी रह सकती है। महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने इस साल खाद्य तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर आयात और एक्साइज शुल्क या तो घटाया था या खत्म कर दिया था। यही वजह है कि पिछले साल सरकार को एक्साइज और आयात शुल्क से जितनी कमाई हुई थी उतनी इस साल नहीं होगी। हालांकि कमाई में आ रही इस कमी के बावजूद सरकार का वित्तीय घाटा ज़्यादा नहीं बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने जितने वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा था सितंबर तक वह 37% ही पूरा हुआ है। सर, कस्टम और एक्साइज में ये कमी ओवरऑल टैक्स कलेक्शन जो पूरा कर संग्रह है साल भर के लिए उसको कितना प्रभावित करेगा? अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी फिलहाल दो महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे सामने सरकार का जो फिजिकल पिक्चर है उसको लेकर स्पष्ट होनी है। एक तो सब्सिडी के बिल में बड़ा रिवीजन हो रहा है और खासतौर से फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर बड़ा दबाव है सरकार के ऊपर। वो जो सब्सिडी इस बार के बजट में प्रोजेक्ट नहीं की गई थी, वो सब्सिडी जब आएगी तो हमें समझ में आएगा कि सरकार की ओवरऑल फाइनेंशियल गणित को उसने कैसे प्रभावित किया और जितना खर्च कमिट किया गया क्या सरकार उस खर्च में कटौती करेगी। कस्टम और एक्साइज के कलेक्शन में दो महत्वपूर्ण चीज़ें गिरावट के तौर पर बताती हैं और ये दो तरीके के संकेत हैं। एक संकेत ये कि एक तो भारत ने पेट्रोलियम पर जो एक्साइज ड्यूटी घटाई थी उसका असर हमें इसमें रिफ्लेक्ट होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये बजट में उस कटौती का आकलन नहीं किया गया था इसलिए हमको ये गिरावट दिखाई दे रही है बजट के लक्ष्य की तुलना में। दूसरी चीज़ ये कि भारत में आयात कम हो रहा है, आयात में गिरावट आ रही है, इसका संकेत भी हमें इससे मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ रेवेन्यू की साइड से जीएसटी का कलेक्शन सरकार लगभग ठीक ठाक स्तर पर बना हुआ है और इसलिए शायद पूरा जो इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर है
उस पर फिलहाल अभी इस छमाही में कोई बड़ा दबाव नहीं दिखता। लेकिन भारत में एक्साइज ड्यूटी के कलेक्शन में और कस्टम ड्यूटी के कलेक्शन में गिरावट, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट काफ़ी बड़ी गिरावट है। और ये इसका असर हमें कहीं ना कहीं अगले 6 महीनों में, यदि सरकार का खर्च नहीं रुकता है तो फिर सरकार के राजकोषीय घाटे पर दिखाई देगा। लगातार 2 महीने की गिरावट के बाद अब कोर सेक्टर की ग्रोथ भी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। सितंबर के दौरान कोर सेक्टर की ग्रोथ 7.9% दर्ज की गई है। सीमेंट, कोयला, फर्टिलाइजर और पावर सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ की वजह से कोर सेक्टर की ग्रोथ में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर, कोर सेक्टर की ग्रोथ ये जो है, ये आंकड़े कितने टिकाऊ हैं? कोर सेक्टर के आंकड़ों को अगर आप करीब से देखो तो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव हमको दिखता है। अगर आप पूरी ट्रेजेक्ट्री देखिए तो इस ट्रेजेक्ट्री में पिछले 1 साल के भीतर हर महीने में एक किस्म की इनकंसिस्टेंसी या उतार चढ़ाव दिखाई देता है। ये 12% से लेकर और लगभग 7%, 6% के आसपास रहा है। कोर सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इसमें कच्चा तेल शामिल होता है, इसमें बिजली शामिल होती है, इसमें सीमेंट शामिल होता है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्षेत्र शामिल होते हैं। इसके अलावा और भी प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज दिखाई देती। ये आंकड़ा ठीक त्योहारी सीजन से पहले का है। ये अगले 2-3 महीनों में हमें जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं उसमें ये विकास दर कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती रह सकती है, इस पर निगाह रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास अभी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का भी आंकड़ा आया है, PMI आंकड़ा भी आया है, जो भारत में आर्थिक उत्पादन की, औद्योगिक उत्पादन की स्थिति में थोड़ी सी बेहतरी के संकेत देता है। लेकिन हमने भारत के पिछले 2 साल में कोविड का लॉकडाउन खुलने के बाद भारत के IIP में और कोर सेक्टर के पूरे स्ट्रक्चर में कोई एक सीधा ट्रेंड बनते हुए नहीं देखा है। इसमें काफ़ी तेज उतार चढ़ाव देखा है और इसलिए जब तक स्टेबल और सेटल नहीं हो जाता तब तक ये संभावना करना, बताना मुश्किल होगा कि भारत में दरअसल इकोनॉमिक रिकवरी की रफ्तार कैसी है और उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। दुनिया भर में मंदी की आशंका के चलते घटती डिमांड और स्टील की कीमतों में कमी का असर टाटा स्टील के दूसरी तिमाही के नतीजों पर साफ दिखाई दिया है। जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 87% घटकर 1514 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल इसी दौरान कंपनी को 11,918 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। इससे पहले JSW स्टील के नतीजे आए थे। दूसरी तिमाही में यहाँ भी निवेशक निराश हुए थे। कंपनी को दूसरी तिमाही में 848 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 2 दिग्गज कंपनियों के नतीजे ऐसी आशंका लगा सकते हैं, आप ऐसे जता सकते हैं कि दूसरी तिमाही में जब बाकी कंपनियों के भी नतीजे आएंगे, मेटल कंपनियों के, स्टील कंपनियों के, तो वहाँ भी बहुत अच्छी नतीजे रहेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, ऐसी उम्मीद नहीं है। सर, दिग्गज कंपनियों के नतीजे पूरे स्टील सेक्टर या मेटल सेक्टर की कैसी तस्वीर दिखाते हैं? ये पहला संकेत है ग्लोबल मंदी का जो हमें स्टील सेक्टर से दिखने लगा है। हालांकि भारत में स्टील कंपनियों के मुनाफों में गिरावट की एक बड़ी वजह ये थी कि सरकार ने महंगाई रोकने की वजह से की कोशिश में स्टील के निर्यात पर ड्यूटी लगा दी थी और जिस पर बार बार स्टील कंपनियाँ सरकार से इस बात की अपील भी कर रही हैं कि वो ड्यूटी हटा दी जाए एक्सपोर्ट पर। और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील का निर्यात घटने के कारण हमें स्टील कंपनियों के मुनाफों पे असर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि पूरा का पूरा दुनिया का ग्लोबल स्टील मार्केट अब धीमे धीमे मंदी की तरफ जा रहा है। हालांकि उतनी तेज़ी से स्लंप नहीं आया है पर धीमे धीमे मंदी की तरफ जा रहा है। भारत के बाजार में भी स्टील की डिमांड में गिरावट दिखाई दे रही है और उसका असर हमें स्टील कंपनियों के नतीजों पर दिखाई दे रहा है। हालांकि पूरी दुनिया में अगर आप स्टील के डिमांड की पोजीशन देखें तो अभी फ़िलहाल 2023 में दुनिया की स्टील इंडस्ट्री ने डिमांड में किसी बड़ी कमी के संकेत नहीं दिए हैं। लेकिन भारत की कंपनियों को सबसे ज़्यादा नुकसान निर्यात रोके जाने से हुआ है। देश में क्रेडिट ग्रोथ लगातार बढ़ रही है और 10 करोड़ या इससे कम लोन लेने वाले सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा कि इस साल कुल क्रेडिट ग्रोथ में 10 करोड़ या इससे कम के लोन लेने वाले लोगों की जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 60% पहुंच गई है। पिछले साल ये आंकड़ा 45% का था। माइकल पात्रा देश में पिछले 50 वर्षों के दौरान बैंकिंग ने कैसे प्रोग्रेस की है इसको लेकर एक कार्यक्रम हो रहा था, वहां उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले अब इंडस्ट्री की तरफ से लिए जाने वाले कर्ज में कमी देखने को मिल रही है। सर, छोटे कर्ज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? अब रिजर्व बैंक की तरफ से जो बैंकिंग स्टेटिस्टिक्स आते हैं, बैंकिंग आंकड़े आते हैं, वो बैंकिंग क्षेत्र की जो तस्वीर है उसे स्पष्ट करते हैं और कुछ उसमें कई दिलचस्प से और कई महत्वपूर्ण रुख निकल कर आए हैं जिनका की तरफ इशारा रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने किया। शुभम, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पिछले 20 सालों में भारत में बैंकों के टोटल क्रेडिट में रिटेल का हिस्सा 10% से बढ़कर 40% हो गया, यानी 4 गुने की बढ़ोतरी हमें दिखाई देती है। बैंक बने थे
उद्योगों को पैसा देने के लिए, और रिटेल क्रेडिट ने धीमे धीमे बैंकों के उद्योगों में एक बड़ी हिस्सेदारी, क्रेडिट में एक बड़ी हिस्सेदारी लेनी शुरू कर दी। यानी 60% के आसपास अब औद्योगिक कर्ज दिखाई देते हैं, पहली चीज़। दूसरा महत्वपूर्ण ट्रेंड इस रिजर्व बैंक के आंकड़ों से निकल कर आता है कि छोटे आकार के 10 करोड़ से नीचे के लोन के जो कर्ज हैं उनका हिस्सा 60% है। स्वाभाविक सी बात है कि 10 करोड़ से नीचे के कर्ज में एक बड़ा हिस्सा रिटेल क्रेडिट का है, और वही वजह है कि रिटेल क्रेडिट का हिस्सा बैंकों के क्रेडिट में बढ़ रहा है। पर इसका एक फ्लिप साइड, एक दूसरा हिस्सा ये है कि बैंकों के से बड़े कर्जदार बैंकों के पास अब नहीं आ रहे हैं। या बैंकों से बड़ा कर्ज लेने वाले लोग केवल 40% बचे हैं। और ये भारत के बैंकिंग उद्योग के लिए दो तरह की खबर हो सकती है। चुनौतीपूर्ण खबर हो सकती है क्योंकि उद्योग जो बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में लोन लेते हैं लंबे समय के लिए, जिनकी फिनांसिंग के लिए बैंकिंग तैयार की जाती, वो धीमे धीमे बाकी स्रोतों की तरफ जा रहे हैं। तो शायद स्टॉक मार्केट से पूंजी उठा रहे हैं, वो शायद दुनिया के बाजारों से पूंजी उठा रहे हैं, और हमने पिछले 2-3 सालों में भारत के उद्योगों में कर्ज संकट के कारण डीलेवरेजिंग भी देखी है। एक और आंकड़ा जो इस रिपोर्ट से निकल कर आता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आंकड़ा ये है कि जो बैंकों के पास अब लेंडिंग का स्ट्रक्चर बचा है, जो ढांचा बचा है उद्योगों के मामले में भी, उसमें भी बैंकों का शॉर्ट टर्म क्रेडिट धीमे धीमे घट रहा है। और बैंकों के पास अब ज़्यादातर जो क्रेडिट लेने वाले लोग हैं वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लोग हैं। ये माना जा रहा है कि बैंकों का 65% पोर्टफोलियो टर्म लोन्स का पोर्टफोलियो हो चुका है, जबकि जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं उनकी संख्या धीमे धीमे कम हो रही है। यानी बैंक लंबे समय के कर्ज की व्यवस्था में डिमांड की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और छोटे अवधि के कर्ज कम हो रहे हैं। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस दो चीज़ों की तरफ इशारा करता है। एक तो भारत में मौजूदा परिस्थिति में रिटेल लेंडिंग बढ़ रही है। अगर भारत में लोगों की कमाई और आय नहीं बढ़ी और महंगाई कम नहीं हुई तो रिटेल लेंडिंग के डिफ़ॉल्ट्स बढ़ सकते हैं, जो हमने कोविड के दौरान देखे थे और सरकार को मॉरिटोरियम देखना पड़ा था। दूसरी तरफ जिस तरह से कर्ज के पूरे स्ट्रक्चर में हमने डिफ़ॉल्ट्स देखे हैं, हमने विलफुल डिफ़ॉल्ट देखे हैं, कंपनियों को बैंकरप्ट होते देखा है, उसके बाद औद्योगिक कर्ज का ढांचा धीमे धीमे बदलता जा रहा है और अब बहुत बड़े उद्योग बैंकों के पास कर्ज लेने के लिए सीमित मात्रा में जाएंगे, ऐसा संकेत इससे मिलता है। देश का औसत परिवार हर महीने राशन के बिल पर कितना खर्च करता है, रिसर्च एजेंसी कांतार ने इसको लेकर एक सर्वे जारी किया है। सर्वे में बताया गया कि मध्यम वर्ग से निचले वर्ग हर महीने लगभग 2000 रुपये खर्च करते हैं, जबकि ऊपरी मध्यम वर्ग लगभग 7200 रुपये खर्च करता है। कांतार ने ऊपरी मध्यम वर्ग को सुपर स्पेंडर और निचले वर्ग को लीन स्पेंडर की श्रेणी में रखा है। सर्वे में बताया गया कि हर महीने देश का औसत परिवार कुल मिलाकर 14000 रुपये खर्च करता है। खर्च के ये आंकड़े सर भारत के पूरे उपभोक्ता बाजार की कैसी तस्वीर दिखाते हैं? कांतार की स्टडी बताती है कि भारत के टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में जो सुपर स्पेंडर हैं, जिनको सुपर स्पेंडर कहा, यानी जो 7200 रुपये प्रति महीने खर्च करते हैं ग्रॉसरीज और बाकी चीज़ों पर, वो केवल 25% है टोटल पूरे कंज्यूमर स्पेस में जबकि जो बॉटम 25 बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो 2000 रुपये से कम खर्च करते हैं। और यहाँ से हमें भारत के पूरे कंज्यूमर बाजार के मामले में कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं, और इन संकेतों को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आखिर क्यों भारत के स्टार्टअप्स के लिए डिमांड नहीं निकल रही है, आखिर क्यों भारत में सस्ती कारें नहीं बिक रही हैं, आखिर क्यों भारत में बाइक्स नहीं बिक रही हैं। क्योंकि औसतन कांतार की स्टडी ये बताती है कि औसतन भारत में 14000 रुपये महीने का एक परिवार एक खर्च करता है। महंगाई की मौजूदा परिस्थिति में इस आधार पर उसकी बचत और बाकी चीज़ों को निकाल दिया जाए तो भारत को जो बड़ा कंज्यूमर बाजार कहा जाता है उसका बेस तो बड़ा है, पर कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग, पर कैपिटा स्पेंडिंग बहुत कम है। यानी आपको जितना पोटेंशियल भारत के कंज्यूमर उपभोक्ता बाजार में दिखता है उसका रियलाइजेशन उसकी तुलना में काफ़ी कम है। जो 7200 रुपये या 8000 रुपये खर्च करने वाले लोग साल में करीब 1 लाख रुपए के आसपास खर्च करते हैं सुपर स्पेंडर, अगर आप माने उनका खर्च, ये भी बहुत बड़ा नंबर नहीं है भारत के आधार पर। तो धीमे धीमे जो बात लगातार चर्चाओं में कही जाती रही है कि भारत का उपभोक्ता बाजार सिकुड़कर अब 8-9 करोड़ 10 करोड़ लोगों तक पहुंच रह गया है, ये बात इस स्टडी से कहीं ना कहीं इशारा होती है। इसमें यह भी कहा गया है कि करीब 53% लोग ऐसे हैं जो लीन स्पेंडर हैं, यानी वो लोग हैं जो और भी कम, थोड़ा उससे नीचे कम खर्च करते हैं। अब समय मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट है आज की कपड़ों पर। इस दिवाली कपड़ों की शॉपिंग कैसे की गई, कितनी हुई, क्या कुछ चल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, देखिए आप मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में। वैश्विक सुस्ती और महंगाई की मार से लड़ रहे टेक्सटाइल सेक्टर में इस बार की दिवाली भी जोश नहीं भर पाई। कच्चे माल की महंगाई
और मांग में कमी की वजह से टेक्सटाइल इकाइयों में काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। और हालात ऐसे हैं कि इस बार दिवाली के मौके पर टेक्सटाइल इकाइयों ने अपने वर्कर्स को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब सूरत में दिहाड़ी मजदूरों को नवंबर के दूसरे पखवाड़े में काम पर लौटने के लिए कहा गया है। आमतौर पर सूरत के टेक्सटाइल हब में दिवाली के मौके पर सिर्फ 3 से 5 दिन की छुट्टी होती थी। सूरत टेक्सटाइल मार्केट कमेटी के प्रतिनिधियों का मानना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कारोबार में 40% तक गिरावट देखने को मिली है। सूरत टेक्सटाइल मार्केट ने इससे पहले कई बड़े झटके झेले हैं, लेकिन इतनी लंबी अवधि के लिए टेक्सटाइल इकाइयों को कभी बंद नहीं किया गया। फिर चाहे 2008 की मंदी हो, नोटबंदी हो या जीएसटी को लागू करते समय आई अड़चने हो, सूरत के बुनकर इकाइयों का हाल तो और भी खराब है। दिवाली बीते एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और 10 लाख पावर लूम्स में से अभी तक सिर्फ 10,000 में ही काम शुरू हो पाया है। कपड़ों की महंगाई लगातार बढ़ रही है और दहाई के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। इस वजह से टेक्सटाइल सेक्टर के सामने मांग की चुनौती बनी हुई है। बीते सितंबर के दौरान कपड़ों की महंगाई 9.9% दर्ज की गई है। इससे पहले अगस्त और जुलाई में भी ये आंकड़ा 9.5% के ऊपर था। महंगे कपास की वजह से कपड़ों की महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि अब कपास की नई फसल मंडियों में आना शुरू हुई है, जिस वजह से कपास के दाम भी कुछ घटे हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लागत भी घटने लगी है। उम्मीद है नए कपास की आवक बढ़ने के साथ स्थिति में सुधार होगा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी सुस्ती के दौर से बाहर निकलेगी। मनी 9 के लिए सुभाष सुमन की रिपोर्ट। सर, कपड़ों के बाजार की ये रिपोर्ट क्या बताती है? कांतार की रिपोर्ट में एक और आंकड़ा है। चूंकि आप लोगों ने भारत के टेक्सटाइल उद्योग में जो मौजूदा परिस्थिति दिखाई दे रही है त्योहारों के मौसम के बाद, उसमें उसे देखा है, तो उस संदर्भ में ये आंकड़ा, ये तथ्य भी काफ़ी उपयोगी है कि भारत में जो परिवारों का खर्च है उसमें 41% हिस्सा ग्रॉसरीज का, दूध, डेयरी, फ्रूट, वेजिटेबल का है। और इसीलिए हम जब बार बार कहते हैं कि खाद्य महंगाई भारत के लोगों के खर्च को क्यों सिकोड़ती है, तो वो कांतार की स्टडी बताती है कि 40 से 41% हिस्सा इसमें जाता है। और दूसरा जो हिस्सा है उसमें 21% हिस्सा रेंट का, बिजली का और मेडिकल एक्सपेंसेस का है। यानी करीब करीब 60 से 61% हिस्सा भारत के परिवारों का औसत उन चीज़ों में जाता है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करने में कहीं शामिल होती हैं और कहीं नहीं शामिल होती। और इसलिए हमें कंज्यूमर मार्केट की डिमांड, टेक्सटाइल की, गारमेंट की डिमांड, जैसे ही महंगाई बढ़ती है हमें उन डिस्क्रिशनरी आइटम्स की जो लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए खरीदना चाहते हैं, उनकी मांग में गिरावट दिखती है। सऊदी अरब के प्रिंस के इस महीने भारत के दौरे से पहले अक्टूबर महीने में भारत को तेल सप्लाई करने में सऊदी अरब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि इराक पहले स्थान पर और रूस भारत को तेल सप्लाई के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। दरअसल अक्टूबर महीने में भारत के कुल तेल इंपोर्ट में 20.5% हिस्सा तेल जो आया है वो रूस से आया है। सितंबर में ये 8.76 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 8.91 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है। रूस से ये आयात तब बढ़ रहा है जब अमेरिका और यूरोप दोनों देश रूस के तेल पर कैपिंग यानी कि उसका अधिकतम भाव तय करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2022 के अंत तक भारत ने रूस से सिर्फ 0.23% यानी कि आधे % से भी कम तेल आयात किया है। पुरी ने कहा कि भारत का पहला नैतिक दायित्व अपनी जनता के प्रति है, जिन्हें कम कीमत पर ऊर्जा मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता है। पुरी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि हमने कनाडा से, अमेरिका से भी तेल आयात किया है। हमें जहां भी सस्ता तेल मिलेगा दुनिया में, भारत वहां से तेल खरीदेगा। सर, रूस के सस्ते तेल पर एक तो परस्पर विरोधी बयान, कभी सरकार कहती है कि हम जब कैपिंग का प्रस्ताव आएगा उसको देखेंगे, कभी सरकार ये कहती है जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा वहाँ से मिलेंगे। और दूसरी बात जो ये कही गई कि उपभोक्ताओं को फ़ायदा देना है, उपभोक्ताओं को वाकई फ़ायदा हुआ है सस्ते तेल का। ये भारत के में रूस के पूरे सस्ते कच्चे तेल का जो गणित है और क्या स्थिति परिस्थिति है, इसे करीब से समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारत में उपभोक्ताओं के फ़ायदे के लिए आयात किया गया। पहली चीज़ तो ये कि जो
आंकड़ा है जो सरकार के कस्टम डिपार्टमेंट से आयात से जो आंकड़ा मिलता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में जब भी हम सस्ते कच्चे तेल की शुभ हम बात करते हैं तो हम ब्रेंट के रेट को कोट करते हैं $90, या रूस का सस्ता कच्चा तेल अगर $15 नीचे आ रहा है तो $70 या $65 पर आ रहा है। पर एक्चुअली भारत में जब रुपए के अवमूल्यन को आप मिला लें तो भारत में रूस का कच्चा तेल करीब $112 पर बैरल का भारत में आता है, जो पहुंचता है भारत में अवमूल्यन को मिलाकर, जबकि सऊदी अरब का तेल करीब $133 पर बैरल का मिलता है और इराक का आंकड़ा जो है वो $107 पर बैरल का है, जबकि भारत की क्रूड इंपोर्ट नहीं, क्रूड बास्केट $91 पर बैरल के आसपास मौजूद है। तो ये फर्क है। तो अगर आप सऊदी अरब की तुलना में रूस से आने वाले कच्चे तेल को देखें तो करीब $20 के आसपास की बचत भारत में हो रही। जो आंकड़े हमें सरकार की तरफ से बाकी जगह से मिलते हैं उस हिसाब से रूस से सस्ते कच्चे तेल से जो बचत हो रही उसका एक बड़ा हिस्सा कंपनियों के फायदे में गया। इसीलिए सरकार ने कंपनियों के मुनाफों पर विंडफॉल टैक्स लगाया है, क्योंकि कंपनियां मुनाफा कमा रही थी। हमने अभी भारत की सरकारी तेल कंपनियों के आंकड़े देखे कि उनको जितना नुकसान $100 के से ऊपर के कच्चे तेल पर हो रहा था उसको उन्होंने काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया, क्योंकि भारत के लोग $100 पर भी वही कीमत पे कर रहे थे जो आज $90 पर भी पे कर रहे हैं। इसके अलावा जो बचा हुआ पैसा था जो टैक्सेशन के तौर पर सरकार ने कलेक्ट किया वो सरकार के खाते में गया। तो अगर आप पंप प्राइस देखें या गैस स्टेशन का प्राइस देखें तो उस पर रूस के सस्ते कच्चे तेल का कोई बड़ा फर्क हमारे जीवन में नहीं आया। कच्चे तेल की कीमतें कम ज़्यादा नहीं हुई। अब यहाँ पर जो सरकार का तर्क है उसे थोड़ा करीब से देखने की जरूरत है। सरकार का तर्क यह है कि भारत अपनी कुल तेल के आयात में छोटा सा हिस्सा रूस से लेता है, उसमें भी इराक का कच्चा तेल तो शायद रूस से भी सस्ता पड़ रहा है। तो जो सरकार को बचत हो भी रही है वो बचत शायद सरकार के बजट का हिस्सा है, जिसके बारे में हमने तेल मंत्री को यह तर्क देते सुना कि यह पैसा लोगों को सस्ता अनाज वितरित करने में या बाकी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रूस के सस्ते कच्चे तेल से भारत में ऊर्जा की महंगाई कम नहीं हुई, पर रूस के सस्ते कच्चे तेल आने के बाद भारत में ऊर्जा की महंगाई बढ़ी नहीं या कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई पेट्रोल डीजल की। ये बात इससे कहीं ना कहीं साबित होती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह है कि इसके विपरीत सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती चली गई, यानी कि एक ईंधन जो दूसरा ईंधन था उसकी कीमतें बढ़ी। तो ओवरऑल भारत की ऊर्जा बास्केट में हमने महंगाई के आंकड़े की दृष्टि से भी कोई बहुत बड़ी कमी नहीं देखी। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी है जिसके बारे में आपको शुभम बताएंगे, और इसके पीछे क्या है ये आपको बताएगा मनी 9 का आज से शुरू हो रहा एक नया कार्यक्रम है क्या हुआ क्यों हुआ। रूस से भारत सस्ता तेल आया या नहीं आया, अगर आया तो इससे फायदा किसको हुआ, कितना फायदा हुआ, वो फायदा गया कहां, आपको क्या मिला, सरकार को क्या मिला, कंपनियों को क्या मिला, पूरी पड़ताल हर परत खोलकर आपको बता देगा क्या हुआ क्यों हुआ। आज से शुरू हो रहा है कार्यक्रम 1 नवंबर से रोजाना आपको मिलेगा, और किसी ना किसी एक ऐसी ही जटिल मुद्दे की जिसके बारे में आप पूरा थ्रेडवेयर समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ आपको क्या हुआ क्यों हुआ में पता चलेगा। तो आज आपको हम बताएंगे क्या हुआ क्यों हुआ में कि रूस के सस्ते तेल का असली खेल क्या है, आखिर रूस के सस्ते तेल का असली फायदा हुआ कैसे। सर, दूसरा सवाल, क्या रूस भी कैपिंग से लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है पूरी तरीके से? भारत में जो इतनी तेजी से खरीद बढ़ी है इसका कहीं संकेत हम पकड़ सकते हैं? हाँ, रूस को इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है कि कच्चे तेल पर कैपिंग आएगी। ये माना जा रहा है कि जो प्राइस रेंज तय की गई है ब्रेंट की कैपिंग के लिए वो कहीं $50 से $75 के बीच में हो सकती है, और इसलिए रूस ने अपनी 2 तरह से पेशबंदी शुरू कर दी और दिलचस्प पेशबंदी चल रही है दुनिया में। पहला हिस्सा हमने कल अपने कार्यक्रम में डिस्कस किया था जिसमें कि रूस ने अपने तेल को दुनिया के एजेंटों को बेच दिया है, और एशिया के खासतौर से बाज़ारों में वो शिप्स खड़े हुए हैं जिनके पास तेल पहले से मौजूद है, और जहाँ भी दुनिया के बाज़ारों में तेल की डिमांड दिखाई देगी, एशिया के बाज़ारों में खासतौर पर तेल की डिमांड दिखाई देगी, वहाँ तेल की आपूर्ति की जाएगी। यूरोप धीमे धीमे रूस से तेल की निर्भरता खत्म कर रहा है, खासतौर से गैस की निर्भरता खत्म कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि यह माना जा रहा है, और इस बात पर काफ़ी दुविधा है G7 देशों में भी, यूरोपीय समुदाय में भी और अमेरिका में भी, कि क्या तेल पर कैपिंग का यह फैसला सफल हो पाएगा, क्या वास्तव में रूस को अपना सस्ता कच्चा तेल बाजार में बेचने से रोका जा पाएगा। क्योंकि इसमें एक नए किस्म का गठजोड़ उभरता दिख रहा है जिसमें ईरान, इराक और रूस मिलकर इन सैंक्शंस को बाईपास कर सकते हैं। बल्कि एक दिलचस्प चर्चा बराबर होती रहती है कि ईरान के कुछ मंत्रियों को ये कहते हुए कोट भी किया गया इससे पहले कहीं कहीं, ईरान के मंत्रियों ने मजाक में कुछ बड़े सम्मेलनों के साइडलाइंस में ये भी कहा कि अगर सैंक्शंस को अवॉइड करना कोई आर्ट है तो हम उस आर्ट को सिखा सकते हैं।
ईरान लंबे समय से प्रतिबंधों से जूझता रहा है, तो ईरान ने अपने आप को तेल बाजार में सक्रिय रखने के लिए और अपने उत्पादों को बेचने के लिए तमाम तरीके अपनाए हैं। इनमें सबसे बड़ा तरीका ये है इनवाइस बदल देना, यानी किसी दूसरे देश के माध्यम से तेल का निर्यात करना या बेचना। तो एक तो ये तरीका है, इस पर काफ़ी जद्दोजहद है तेल बाजार में कि क्या रूस भी उसी तौर तरीके को अपनाएगा और दूसरे देशों के माध्यम से अपने तेल को दुनिया के बाजारों में बेचेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि रूस ने इससे पहले शिपिंग लाइंस को काफ़ी हद तक मैनेज करके कुछ शिपिंग लाइंस बुक कर ली हैं जिनके पास पहले से ऑर्डर हैं, तो अगर कैपिंग आती भी है तो वो ऑर्डर्स बने रहेंगे। और तीसरी एक चीज़ ये जो रूट रूस से इराक होते हुए ईरान होते हुए फारस की खाड़ी में जाता है और उसके बाद एशिया में जाता है, जिसमें कि यूरोप शामिल नहीं है, उस हिस्से का भी इस्तेमाल रूस के तेल को बाज़ार में पहुँचाने के लिए किया जा सकता है। इधर रणनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से दुनिया की दो बड़े तेल आयातक देश या दोनों दुनिया की दो बड़ी तेल खपत करने वाली अर्थव्यवस्थाएं चीन और भारत रूस के साथ खड़े हुए हैं उसके कच्चे तेल को खरीदने के लिए। हालांकि यूरोप के देशों में तेल की उतनी खपत अब इस कैपिंग के बाद शायद नहीं रहेगी। तो अब ये तेल बाजार में एक जद्दोजहद शुरू हो रही, जिसमें आप रूस के पक्ष में ईरान और चीन को प्रत्यक्ष रूप से और बाजार के तौर पर भारत को भी देख सकते हैं। उसके बाद क्या पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर रूस के कच्चे तेल को बाजार में आने से रोक पाएगा? लेकिन एक बात की संभावना है कि सारी खींचतान में रूस के तेल की बिक्री में गिरावट तो जरूर आएगी, और हम पिछले 6-7 महीनों में हम रूस के उत्पादन में, कच्चे तेल के उत्पादन में तेज गिरावट देख रहे हैं, और इसका सीधा फायदा हमें ओपेक देशों को मिलेगा, क्योंकि ये बात आज भारत की तरफ से भी कही गई कि अगर उसका तेल बाजार में आना कम हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ेंगी। इस बात की संभावना दिखती है। सर, एक बयान आज ओपेक की तरफ से भी आया। ओपेक ने कहा कि अगले एक दशक में कीमतें मांग लगातार बढ़ती रहेगी। क्या संकेत हैं इस बयान के? ओपेक का कहना, ओपेक ने दुनिया में ऑयल डिमांड को लेकर 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की, और उन दोनों घोषणाओं के काफ़ी निहितार्थ हैं। पहली चीज़ ये कि अगले एक दशक तक कच्चे तेल की मांग बढ़ती रहेगी उस परिस्थिति में जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी आने की संभावना है। 23 और 24 में खासतौर से 2023 और 24 में चाइना की मांग में भी कमी आने की संभावना। इसके बाद भी ओपेक मान रहा है। ओपेक के इस बयान का मतलब यह है कि जो दुनिया में एनर्जी का ट्रांजिशन ग्रीन एनर्जी की तरफ या अक्षय ऊर्जा की तरफ होने वाला था, उसमें अभी लंबा समय लगेगा। यानी कम से कम ईंधन के तौर पर, ऑटोमोबाइल ईंधन के तौर पर कच्चे तेल पर और क्रूड पर और उससे जुड़े हुए उत्पादों पर निर्भरता बराबर तेजी से बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी। और ये संकेत तो दुनिया की उन सारे उद्योगों और निवेशकों के लिए अच्छा नहीं है जिनको लग रहा था कि दुनिया बहुत तेजी से कच्चे तेल को पीछे छोड़कर नए ऊर्जा क्षेत्रों की तरफ चली जाएगी। तो यानी ओपेक का दबदबा कम से कम अगले एक दशक तक और जारी रहेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर डिमांड ज़्यादा रहने की संभावना है और ओपेक देश अपने उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं करते हैं, तो एक इशारा इसके पीछे ये भी है कि कच्चे तेल की कीमतें भी $90 के आसपास रहेंगी। आपको याद होगा कि गोल्डमैन सैक्स ने, वर्ल्ड बैंक ने, दुनिया की सारी एजेंसियों ने अगले 2 साल तक कच्चे तेल की कीमतों को $90 और $75 के आसपास रहने की भविष्यवाणी भी की है। ट्विटर के नए मालिक बनते ही एलन मस्क ने कंपनी में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। पहले ही दिन कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव को बाहर का रास्ता दिखाया और अब एलन मस्क ने ट्विटर के बोर्ड को भंग कर दिया और पूरी तरह से कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। माना जा रहा है कि एलन मस्क अब बड़े पैमाने पर ट्विटर में कर्मचारियों की छटनी कर सकते हैं। ट्विटर में फिलहाल 7500 कर्मचारी, 7500 कर्मचारी हैं और खबरों के मुताबिक मस्क पहले दौर में करीब 25% कर्मचारियों को हटा सकते हैं। इसके अलावा एलन मस्क की तरफ से ये संकेत दिए गए कि भविष्य में ट्विटर यूजर से मंथली फीस करीब $20 की बात चल रही है, वसूली जा सकती है। सर, मस्क ट्विटर को लेकर किस तरीके की तैयारियों में लग रहे हैं? मस्क ट्विटर को मस्क को 2-3 अलग अलग मोर्चों पर बात करनी, इस पर विस्तार से हम एक बार बात कर चुके हैं। 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसके बाद आए हैं। मस्क को इस डील को फिनांस करने के लिए जिन लोगों से पैसा चाहिए उन्हें ट्विटर के फायदे का एक मॉडल दिखाना पड़ेगा। यानी उन्हें दिखाना पड़ेगा कि ट्विटर अपनी सेवाओं से कैसे पैसा कमा सकता है, और इसके बिना मस्क को ट्विटर का जितना वैल्यूएशन है, जिसको ये मान रहे थे कि उसमें आधे से ज़्यादा फेक अकाउंट है, उसके बाद भी वो ट्विटर की कीमत देने को तैयार हुए हैं, तो उसके बदले उन्हें एक प्रॉफिट प्लान ट्विटर का दुनिया के देशों उन लोगों को दिखाना होगा जो मस्क की इस डील को फिनांस कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उन्हें दिखाना होगा टेस्ला के अपने पुराने शेयर धारकों को, क्योंकि वो जो उसमें निवेश किए हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ट्विटर अगर टेस्ला का पैसा ट्विटर की इस डील को फिनांस करने में लगाते हैं तो टेस्ला ब्लीड होगी।
तो इसलिए मस्क वो सारे संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ट्विटर से अधिकतम रेवेन्यू कमाई की जा सके। यानी जो लोग हम समझते हैं कि ट्विटर की सर्विस हमेशा फ्री रहेगी, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। ऐसी बात ट्विटर मस्क ने अपने ट्वीट्स में भी अलग अलग तरीके से कही है। तो पहली चीज़ तो ये कि ट्विटर की बहुत सारी सेवाएं पेड हो जाएंगी, ऐसी संभावना आने वाले समय में दिखाई देती। दूसरी चीज़ है कि इसके साथ ट्विटर को एक सुपर ऐप की तरह बाकी सेवाओं से भी जोड़ने की तैयारी मस्क ने शुरू कर दी है, जिसमें कि आपको हो सकता है सर्च की फैसिलिटी दी जाए, हो सकता है रेस्टोरेंट चुनने की फैसिलिटी दी जाए, हो सकता है ट्रांजैक्शन की फैसिलिटीज़ दी जाए, सुविधाएं दी जाएं। तो ट्विटर को एक सक्सेसफुल बिजनेस कंपनी और प्रॉफिट अर्निंग कंपनी और अपनी सेवाओं से पैसा कमाने वाली कंपनी के तौर पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश मस्क को करनी होगी, क्योंकि ट्विटर का पिछला मॉडल आमतौर पर एक ओपिनियन प्लेटफॉर्म के तौर पर था। ट्विटर इसके अलावा कोई बड़ी सेवाएं नहीं देता था, केवल विज्ञापन के जरिए जो अपने ट्रैफिक और अपने डेटा के आधार पर विज्ञापन आते थे उससे पैसा कमाता था। लेकिन उस बिजनेस मॉडल पर ट्विटर में को खरीदने के लिए बैंकर्स का पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती है कि ये सब करते हुए ट्विटर क्या एक फ्री ओपिनियन प्लेटफॉर्म बना रह पाएगा? रेगुलेटर उसे इस तरफ जाने देंगे? दुनिया में रेगुलेटर्स वैसे भी आईटी कंपनियों के एकाधिकार को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं। हमने अमेरिका में देखा एंटी ट्रस्ट की कार्रवाई गूगल पर, अमेजॉन पर, सब पर हो रही। भारत में गूगल पर एंटी ट्रस्ट की कार्रवाई हुई। ऐसी स्थिति में ट्विटर का जो पूरा बिजनेस मॉडल है, जो मोनोपोली मार्केट के तौर पर है, उसे रेगुलेटर्स कैसे स्वीकार करेंगे, ये भी दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जिसके बारे में आने वाले समय में हमें पता चलेगा। चलते चलते एक जरूरी खबर और, अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की 2 दिन चलने वाली बैठक आज से शुरू होने जा रही है। बैठक के बाद अमेरिकी सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को लेकर घोषणा करेगा। अमेरिकी सेंट्रल बैंक के सामने महंगाई सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है और लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद अमेरिका में महंगाई अभी तक कंट्रोल में नहीं आई है। अगर अमेरिका का सेंट्रल बैंक कर्ज महंगा करता है तो भारत सहित दुनिया के दूसरे बैंकों पर भी कर्ज महंगा करने का दबाव बढ़ेगा। उधर यूरोप में भी महंगाई चुनौती बनी हुई है। अक्टूबर के दौरान यूरो जोन में महंगाई रिकॉर्ड 10.7% पर पहुंच गई है। सर, फेडरल रिजर्व की बैठक में कितनी ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, पहला सवाल। और अगर ये बढ़ती हैं तो भारतीय रुपए पर इसका क्या असर होगा? भारतीय रुपए के लिए फेडरल रिजर्व की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। 1985 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरे लगातार 9-10 महीने तक हर महीने रुपए की कीमत में गिरावट आई। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। फेडरल रिजर्व की बैठक में 50 से 75 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है, क्योंकि अमेरिका में मंदी आने में काफ़ी समय लग रहा है, महंगाई ये भी बढ़ी हुई है और इसलिए फेडरल रिजर्व अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कार्यक्रम पर तेज़ी से आगे कायम रहेगा। इसके बाद शायद फेडरल रिजर्व की तरफ से संकेत दिया जाएगा कि क्या ब्याज दरों में कमी की रफ्तार, बढ़ोतरी की रफ्तार को कुछ धीमा किया जा सकता है, लेकिन ब्याज दरें बढ़ाने का चक्र लंबा हो सकता है और दिसंबर तक चल सकता है। इसलिए लोगों की हमारी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि कल जब ये फैसला आता है उसके बाद डॉलर इंडेक्स की क्या स्थिति बनती है और डॉलर इंडेक्स कितना ऊपर जाता है, उसकी का सीधा असर हमें रुपए की कीमत पर दिखाई देगा। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी आपसे शाम को 7 बजे अंशुमान जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप